हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की और उसके प्रिंसिपल की। मैंने पोटेंशियोमीटर का डायग्राम भी बना दिया है और यहाँ प्रिंसिपल भी लिख दिया, अभी मैं समझाता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है शुरुआत करने से पहले कि पोटेंशियोमीटर की हमको ज़रूरत क्यों है, आखिर हमारे लिए पोटेंशियोमीटर कर क्या सकता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो पोटेंशियोमीटर है वो दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो आपके मन में ये एक नेचुरल प्रश्न या नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए कि किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर तो है ही सर। तो अगर हमारे पास वोल्ट मीटर है तो हमें इस डिवाइस की जरूरत क्या है। तो साहब जवाब यह है जो आपके इंटरेस्ट को मेंटेन करे, और बाकी बातें तो हम समझेंगे ही कि साहब जो वोल्ट मीटर होता है वो जो वोल्टेज नाप के देता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है, अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं होता। क्योंकि जब भी वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में लगाते हैं, जो करंट आती है वो करंट इस वोल्ट मीटर से भी जाती है, इसको चलने के लिए भी करंट चाहिए होती है। तो ये जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो नाप के आपको नहीं देता, जबकि जो पोटेंशियोमीटर है हमारा, वो जो मेजरमेंट करेगा वो आपका मेजरमेंट एक्यूरेट करेगा, एकदम सही नापेगा। क्यों? क्योंकि जब इसकी हम नपाई कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो इस डिवाइस में नल मेथड होता है, यानी करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। तो ये आपको एकदम एक्यूरेट देता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप पोटेंशियोमीटर से एकदम एक्यूरेट नाप सकते हैं। अब सवाल ये उठा आपके मन में, बाकी बातें और भी बताता हूं कि पोटेंशियोमीटर इसके अलावा क्या कर सकता है। तो पोटेंशियोमीटर जो हमारे कोर्स के अनुसार है, हम दो सेल का ईएमएफ, टू सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, करके देखेंगे, हमारे कोर्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक तो पोटेंशियोमीटर हमें करंट को, वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। दूसरा, दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन कर सकते हैं, और सेल का जो ईएमएफ है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको भी मेजर कर पाएंगे इसकी मदद से, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियोमीटर के तीन काम तुम्हारे कोर्स के अनुसार हैं ही। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि साहब जब हमारे पास पोटेंशियोमीटर है जो कि एक्यूरेट रीडिंग देता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता है दो पॉइंट के बीच में, तो भाई वोल्टमीटर हटा दो ना, फिर क्या जरूरत है कि अप्रॉक्स वाली चीजें यूज की जाए जब उससे बेहतर हमारे पास डिवाइस है। तो इसका जवाब है कि दोनों में कुछ सहूलियतें हैं, कुछ दिक्कतें हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस होता है वो बड़ा डिवाइस होता है। ये देखिए, ये जो है अभी मैं बताऊंगा, ये तार लगे हुए हैं, 4 मीटर तार तो यही लग गया है। आपका लकड़ी के वुड के प्लैंक पर, पटरे पर, लकड़ी के पटरे पर इसको फिक्स किया जाता है। इट इज अ बिग डिवाइस। 1 मीटर का चौड़ा तो इतना होगा, और ऐसे, और चौड़ाई तो और ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी कितने वायर घुमाए हैं आपने। तो इतना बड़ा पोटेंशियोमीटर, पूरा सेटअप आप लेके कैसे आराम से चल पाएंगे। हो सकता है उठा ही ना पाए एक आदमी, तो 2 आदमी लग जाए उठाने के लिए। तो कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर नापना है तो इतना बड़ा सेटअप लेके चलना बहुत मुश्किल और ड्रामा हो जाएगा। तो इस वजह से जो वोल्टमीटर वो रखा जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर ऐसा पॉकेट में आने वाला डिवाइस है। आपने देखा होगा बाजार में बड़े आराम से ऐसे एक मार्कर होता है, 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह होता है, और आराम से 2 नॉब्स होते हैं जो आप कनेक्ट करके वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको जेब में भी रख सकते हैं वोल्टमीटर को। तो वोल्टमीटर काफी सहूलियत दे देता है कि भाई जेब में रखे चल पड़े, आराम से जहां नापना नाप लिया, किसी डब्बे में रखे चल पड़े। तो इसलिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल बराबर जस्टिफाइड है कि ठीक है भाई, थोड़ी जो 100% नहीं दे रहा है लेकिन 98% रीडिंग दे रहा है सही, 97% रीडिंग दे रहा है सही, तो 97-98% रीडिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कन्वीनियंस है, हमें सहूलियत है कि जिप पॉकेट में लिए कहीं भी चल पड़े, फटाफट नाप लिया। तो इस वजह से वोल्टमीटर का भी जरूरत है, सहूलियत की वजह से, और 97-98% करेक्ट रीडिंग देता है। और दूसरा, पोटेंशियोमीटर का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, जहां हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होता है, लैब में रखा है, आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का एग्जैक्ट
पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो दोनों अपने अपने सिस्टम में फिट बैठते हैं। मैंने ये क्यों चर्चा कर दी बताने से पहले, क्योंकि आप ये समझ पाएं अच्छी तरीके से कि मुद्दा क्या है और किस तरफ जाना है हमको। फिर तो हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या प्रिंसिपल है, सारी बात समझेंगे। तो ये बात थी, आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं कि भाई पोटेंशियोमीटर हमारे लिए कमाल का डिवाइस है जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकालेगा। साथ में दो सेल्स का ईएमएफ भी कंपेयर कर पाएंगे और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी देख पाएंगे कि कितना है। चलिए देखते हैं कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इसमें क्या लगा है ऐसा। तो पोटेंशियोमीटर में आप देखिए ये जो पट्टियां दिख रही हैं, स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती है। और ये जो वायर है, ये देखिए यहां से शुरू हुआ है वायर, बाकी ये कनेक्टिंग वायर है। यहां से ओ इसकी रीडिंग है, मतलब 0 से लेके 100 का मतलब 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो ये 1 मीटर का वायर हो गया। फिर यहां 100 से चले तो देखिए 200 लिखा है तो 2 मीटर। फिर 200 से चले तो यहां पे 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर, और यहां से चल के आए तो 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर। तो 4 मीटर लंबा ये तार लगा रहता है और कई बार तो 5-6 मीटर भी लगा रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कैसा और रीडिंग चाहते हैं। वो बात करेंगे लंबाई बढ़ाने से क्या फायदा मिलता है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये 4 मीटर तार तो आप मोटा मोटा मान के चलिए इस डिवाइस में लगने वाला है। अभी जो तार है, जो वायर है इसके बीच में लगाया है, वो एलॉय का लगाते हैं हम लोग, कंस्टेंटिन या मैग्नानिन, कंस्टेंटिन लिख लीजिए, कंस्टेंटिन या एलॉय होता है मैंगानिन, इनके बने ये वायर होते हैं जो ये हैं एलॉय के। क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो करें तो भाई ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी हीट हो जाए और इसका रेजिस्टेंस वगैरह बदल जाए, लंबाई में एक्सपैंड हो जाए, लेंथ कुछ बढ़ घट जाए। तो उस वजह से इसमें एलॉय यूज किए जाते हैं जिसमें टेम्परेचर करंट फ्लो होने पर भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसका टेम्परेचर वगैरह ना चेंज हो, डायमेंशंस ना बदलें। तो ये इसके वायर वाली कहानी हो गई। 4 मीटर लगता है, ऊपर एक स्केल लगी रहती है जिससे जब आप रीडिंग लेंगे वोल्ट मीटर की भाई कहां पर है तो आप जान पाएंगे कितना। जैसे यहां पर पहुंचे तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया और फिर यहां से नपाई कर रहे हैं तो आपने ये नाप लिया कि भाई कितनी रीडिंग होगी। तो 100 और मान लो ये 75 निकल गया है तो 175 सेंटीमीटर कह देंगे आप। भाई 0 से 100, 100 से 200 ऐसे चल रहे हैं। तो इस तरीके से मेजरमेंट कर लेते हैं आप और उसको कैलकुलेशन में स्थान देते हैं, वो भी समझेंगे हम लोग। और ये देखिए एक सेल लगा होता है एक्सटर्नल, ईएमएफ पॉजिटिव वाला सिरा ए से लगा होता है, एमीटर एक लगा होता है, रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस जिससे आप चेंज कर लेते हैं, जिससे इसमें प्रॉपर करंट वगैरह जा पाए जो आप चाहते हैं। इसकी चर्चा भी हम करेंगे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात करेंगे दो पॉइंट के बीच में। लेकिन एक सेटअप है, ये पूरा का पूरा एक लकड़ी के पटरे पर, प्लैंक पर जड़ दिया जाता है, ठोक के बिठा दिया जाता है फिजिक्स के अनुसार। ऐसा नहीं कि कारपेंटर लगा हुआ है बड़े बड़े हथौड़े लेके, ऐसा नहीं है। तो ये एक सेटअप है, बीच में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो नापने के लिए है। और जब नपाई इसकी की जाएगी तो क्या देखा जाएगा कि इस वी में कोई करंट नहीं जाएगी। तो ये एक बेहतरीन डिवाइस बन जाएगा नल पॉइंट फाइंड करने का, और उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो काम करेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल की बात करने से पहले थोड़ी मैं जगह बनाता हूं जिससे मैं बातें लिख पाऊं और आप फिर समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करने वाला है। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये काम किस फंडे पर करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है, वो मैंने बाजू में लिखा है। और कई बच्चे नोट्स बनाते हैं तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में ये लिख दीजिएगा। मैं समझाता हूं फिर मैं और उसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, द फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये जो वायर है इसमें किसी भी पोर्शन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस वायर पे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे पोटेंशियल गिरता जाएगा। प्लस सिरा यहां लगा हुआ है और माइनस से इधर से कनेक्शन है। तो यहां से चलेंगे तो जो पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है तो समझ लीजिए +10 ये है और घटते 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 ये वाला सिरा 0 पे लगा हुआ है निगेटिव से। तो मान लीजिए ये 10 का वोल्ट है तो 10 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो 10 वोल्ट पे ये धीरे धीरे घटते घटते 10, 9, 8 वगैरह वगैरह करते करते ये 0 वोल्ट पे चला जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द वायर वो इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ज्यादा ले लेंगे, यहां से यहां तक चले जाएंगे तो ज्यादा ड्रॉप होगा, लेंथ कम ले लेंगे
तो कम ड्रॉप होगा। और कंडीशन साथ में क्या है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन ए है थ्रू आउट सेम होना चाहिए, और इसमें स्टेडी करंट यानी यूनिफॉर्म करंट फ्लो होनी चाहिए, कांस्टेंट करंट होनी चाहिए। ये नहीं हो कि करंट बदलती रहे बार बार, यही इसका फंडा होता है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी आपको, यही बात मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूं आपको। तो द फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, length of that portion provided the wire is uniform cross section and the steady current या constant current is flowing in it। अब देखिए क्या है, सपोज करिए मैं किसी ये जो वायर है इस वायर का कोई लेंथ ले लेता हूं L, उस लेंथ L के लिए उसका रेजिस्टेंस ले लेता हूं R। भाई कोई लेंथ है, कोई तार का रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, उससे तो परेशानी है नहीं। और उसके अक्रॉस मान लीजिए यहां से लेके, आपको समझाने के लिए, इस वायर के यहां से लेके यहां तक की लेंथ L ले ली। ये लेंथ L यहां से भी नाप सकते हैं आप, कहीं इतना टुकड़ा भी ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो लेंथ जो कैलकुलेशन करने वाला हूं। ये टुकड़ा भी ले लें तो इसकी लेंथ L हो गई, सपोज करिए इस वायर में कहीं भी L ले लीजिए। इसमें इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है R, लेंथ L रेजिस्टेंस R, और फ्लो होने वाली जो करंट है I, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस पर मान लेते हैं V। भाई ये सारी घटनाएं तो होंगी ही होंगी कि भाई इसकी लेंथ होगी, इसका रेजिस्टेंस होगा, इसमें जब करंट फ्लो करेगी तो करंट भी होगी और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, सारी बातें हो गई। अब ओम्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR लिखा जा सकता है। इस लेंथ की बात कर रहा हूं तो इसके लिए V इज इक्वल टू IR लिख दिया बड़ी अच्छी तरीके से। अब हमें मालूम है कि R जो होता है वो होता है रो L बाई A, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये रेजिस्टिविटी होती है, ये रेजिस्टेंस, ये लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर हम लोग इस R को सब्स्टिट्यूट कर दें, इस वाले R की वैल्यू रख दें, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V इज इक्वल टू I रो L अपॉन A। ये देखिए बन गया। अब इसको थोड़ा रीएडजस्ट करके मैं लिखता हूं, मान लीजिए I है, रो है, A है और ये L है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट कैसे कर सकता हूं भाई, रेजिस्टिविटी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होती है अगर मटेरियल एक है तो, इट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो आपने अभी बातचीत की थी, एलॉय यूज किया था, मैग्नानिन या कॉन्स्टेंटेन, जो टेम्परेचर से बदले ना, और साथ में एक ही मटेरियल है साहब। तो ये रेजिस्टिविटी तो हो गई, सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्रॉस सेक्शन एरिया आपने ले लिया यूनिफॉर्म, तो थ्रू आउट द वायर ये बराबर है, कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हो, यानी करंट नहीं बदलने दे रहे हो, तो अब इस समय ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, आई भी कांस्टेंट हो गया, रो भी कांस्टेंट हो गया, ए भी कांस्टेंट हो गया। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू के एल, और के की वैल्यू क्या हो गई साहब, आई रो अपॉन ए लिख दी। ये हमारे पास V इज इक्वल टू के एल एक रिलेशनशिप आ गई जहां पर K कांस्टेंट है। अब K को यहां पर देखिए, बातें और भी करते हैं, लेकिन K को यहां बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मतलब है इसका, अभी समझाता हूं, बहुत सरल है। तो K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और कांस्टेंट भी है। तो पहली एक सूचना तो इसने हमको ये दे दी कि V इज प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि K कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। इसका ग्राफ, यही तो आप कह रहे थे इसके प्रिंसिपल में, कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है थ्रू आउट द लेंथ, जो लेंथ आपने पकड़ी है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट को सेम रखा जाए। दिस इज द प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन या प्रूफ इस तरीके से कर सकते हैं। ये लिखी हुई बात है, ये इसका मैथमेटिकल अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है, बात पकड़ में आती होगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए इसका ग्राफ बनाने की, तो आपने ग्राफ y इक्वल टू mx, अगर आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना जानते हैं, तो अगर मैं इस तरफ v लिख दूं और इस तरफ l लिख दूं, तो जैसे जैसे लेंथ, क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू l, लीनियर रिलेशनशिप है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ऐसे ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाता है। यानी इस ग्राफ में अगर आप स्लोप निकाल मारेंगे तो स्लोप क्या दे देगा, k। भाई स्लोप का मतलब v बाई एल, तो जब भी v बाई एल निकालोगे ये क्या दे देगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज k, क्योंकि k की वैल्यू v बाई एल है।
अब ये जो K की वैल्यू जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है, इसको थोड़ा फील कर लेते हैं कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट सर ने बताया, ठीक है मुझे मालूम था, लेकिन एग्जैक्ट मतलब ये क्या है हमारे लिए। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है K = V/L, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, आपने पोटेंशियल ड्रॉप को, जो पोटेंशियल गिरा है उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया है, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, बात खत्म है कि नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बात खत्म हो गई। तो दिस इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, बात खत्म। अब चाहे तो इसको लिख लें, वरना मैंने आपको समझा ही दिया कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी से बातें और की जाएंगी। तो ये बात आप समझ पाए होंगे जो मैंने बताया अभी। क्या इंपॉर्टेंट बात की अभी तक हम लोगों ने, कि पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता क्यों है, वोल्ट मीटर रहने के बाद भी पोटेंशियोमीटर क्यों चाहिए, और पोटेंशियोमीटर रहने के बाद भी वोल्ट मीटर क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें आसानी थी, कन्वीनियंस था। पोटेंशियोमीटर इसलिए चाहिए था, एक्यूरेट रीडिंग देता है। पोटेंशियोमीटर क्या केवल दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, तो सतत जी नहीं, 3 तो हमारे कोर्स में ही साहब, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, 2 ईएमएफ का कंपैरिजन करना, सेल्स के ईएमएफ की बात कर रहा हूं, और तीसरी बात क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना सेल के। तो 3 काम तो यही करेगा जो हमें करने हैं, पढ़ने हैं और जानने हैं, पहचानने हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसका कंस्ट्रक्शन मोटा मोटा कैसा है और इसका प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है और ये सब मैथमेटिकल उसकी अप्रोच। तो ये पोटेंशियोमीटर की जानकारी एट ए ग्लांस पूरी तरह अच्छे से मिल जाती है। अब हम लोग चलेंगे कि आखिर हम लोग 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी अगर है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। अब तो बच्चों अभी देखते हैं हम लोग कि पोटेंशियोमीटर से डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसका जिक्र करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले, इसकी वर्किंग या इसकी जो कैलकुलेशन करने से पहले, मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा जिससे वो चीज़ समझने में आसानी हो। आपको मालूम है कि मान लीजिए मैं 2 बैटरी लगा दूं यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए प्लस माइनस देख रहे हैं, प्लस माइनस देख रहे हैं। अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है, सपोज करिए अक्रॉस द टर्मिनल, ये पॉइंट ले लो और इसका ये दोनों पॉइंट ले लो, तो 5 वोल्ट की अगर बैटरी है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि 5 वोल्ट वाली बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी पर भारी पड़ जाएगी और करंट का डायरेक्शन इस दिशा में होगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरी दिशा में मैं ऐसी बैटरी लगाऊं कि साहब ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। अब इस दिशा में आप जान रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन, अब 3 वोल्ट वाली भारी पड़ जाएगी और करंट का डायरेक्शन इस दिशा में होगा। दिस इज करंट I, दिस इज करंट I1 I2 कुछ भी बन रही हो। अब इसी जगह अगर मैं बैटरी ऐसी लगा दूं, समझना बेटा, सेल ऐसा लगा दूं कि ये भी 3 वोल्ट का है और ये भी 3 वोल्ट का है, तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है। अब ये सेल हो या कोई ऐसी डिवाइस हो, तार हो जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक दूसरे को नलीफाई कर रहा हो, तो अगर ये सिचुएशन बनी तो करंट हमारी 0 हो जाएगी। ये बात पकड़ लीजिए। अब बात शुरू करते हैं उसकी। चलिए अब बात क्या करते हैं कि देखिए एक सेटअप है पोटेंशियोमीटर का ही जो हम लोग निकालने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। ये एक रेजिस्टेंस है R1 और एक सेटअप लगाया बैटरी का E1, K1 इज द की, और हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। तो निकालने के लिए क्या प्रोसेस इस्तेमाल होगा, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, पहले वो बताता हूं। इस पोटेंशियोमीटर में एक EMF बैटरी आपने लगा दी है। इस बैटरी का पॉजिटिव सिरा A से कनेक्टेड है और जो बैटरी एक और लगाई है E1 अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ CD, इसका भी पॉजिटिव सिरा A से कनेक्टेड है। ठीक है, अब
इसके साथ एक एमीटर है करंट देखने के लिए, इसके बाद एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक की और है। इन सबको मिला लें अगर तो हम बोलते हैं ये ऑक्सिलरी सर्किट है। इतना जो लगा हुआ है जो सपोर्ट करेगा चीजें की माप में, मेजरमेंट में, तो इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। बड़ी अच्छी बात है साहब। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका काम क्या है? तो शुरू में क्या करते हैं हम लोग, इस की को क्लोज कर देते हैं और कोई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जो एक्शन में लाना है हमको, और देखते हैं कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। करंट फ्लो से, मेजरमेंट से हम ये जानना चाहते हैं कि अक्रॉस द वायर, सपोज करिए ए से बी पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो ए से बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा होना चाहिए जितने का मेजरमेंट करने जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं 2 वोल्ट का, तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 से ज्यादा 4 वोल्ट तक होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक, इसी को करने के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब आप सोचेंगे सर हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो तब जो मेजर करेंगे यहां कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई अब हमारा 4 वोल्ट हो गया, नापने वाले थे 2 वोल्ट, हमारा 4 वोल्ट हो गया। तो इस तरह आप जानेंगे जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी वो इंट्रोड्यूस करेंगे रेजिस्टेंस, तो यहां पर ये जो जॉकी है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड हुआ जॉकी, इसको आप पहले ए पॉइंट के करीब रखिए और फिर आप बी पॉइंट के करीब रखिए। अगर हमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, पहले जिस डायरेक्शन में थी यहां पे उसका डायरेक्शन बदल गया, गैल्वेनोमीटर बताएगा आपको। गैल्वेनोमीटर में ऐसे बीच में मार्कर या निडल होती है, जो भी आप बोलें, पॉइंटर है ना, तो यहां पर अगर आप आते हैं ए में, मान लीजिए इस तरफ आता है ये, और यहां बी की तरफ जाते हैं तो इस तरफ आता है, तो आप समझ गए दोनों करंट का डायरेक्शन विपरीत दिशा में है। यह साबित करता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी नाप लेने वाले हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा आ गया, सेटअप तैयार है। इस तरह से आप जान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जब ये सेटअप बन गया आपका, तैयार है, की क्लोज कर दी थी वाली, करंट फ्लो होने लगी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो K1 की है, इस K1 की को क्लोज कर देंगे। जैसे ही K1 की को आप क्लोज करेंगे, आप देखिए इसके अक्रॉस द CD, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी, यानी CD के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा ये E1 इसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, है ना, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगी तो V = IR1, जो भी करंट होगी IR1 से आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस समय आपका ये की भी आपने क्लोज कर रखी है और गैल्वेनोमीटर को मूव करना शुरू कर देते हैं। जब गैल्वेनोमीटर को मूव करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट J पर जहां जॉकी है इस समय, वहां पर इस करंट की वैल्यू, मतलब ये गैल्वेनोमीटर अपने को दिखा रहा है 0 करंट। क्या मतलब है, देखिए ये जो तार है A से J तक जाने वाला तार, इस तार को एक बैटरी समझ लीजिए, A से J तक ये तार है ना, तार। तो अभी हमने सीखा था इसकी वर्किंग में कि जो इसकी लेंथ होती है, पोटेंशियल ड्रॉप उसके हिसाब से आता है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप है तो इस सिरे को ले लेते हैं प्लस, ले क्या लेते हैं, है ही, और इस सिरे को ले लेते हैं माइनस। तो ये एक तरह की बैटरी है, देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। और अगेंस्ट में यहां पर जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहां पर भी हमारे पास ये CD मौजूद है। आप समझ पा रहे होंगे, CD मौजूद है जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में देखिए, ये प्लस माइनस की बात करें अगर, तो ये चाहेगा ऐसे चला जाए करंट और ये चाहेगा ऐसे चला जाए करंट। अगर, क्योंकि यहां पर हमने चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, यहां चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, अगर ये दिखाता है कि इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 है, करंट नहीं फ्लो हो रही, तो इसका मतलब देखिए ये ऐसी सिचुएशन तो खड़ी हो गई। यहां चेक करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर बैठा दिया था, तो अगर ये गैल्वेनोमीटर कहता कोई करंट नहीं है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो करंट नहीं होगी। यानी AG के अगेंस्ट में जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल CD के अगेंस्ट में होगा, इसी वजह से इसके अंदर करंट नहीं है। और कोई भी रणनीति होती तो ये पिताजी हमारे गैल्वेनोमीटर करंट शो कर देते। कोई और कहानी अगर हो रही होती तो करंट तो साफ फ्लो होती। यही कहानी होगी तभी ये
यहां पर गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग यानी आई की वैल्यू 0 शो करेगा। तो हमें यह बात समझ में आ गई कि ये जो ए से जे में जो पोटेंशियल ड्रॉप की चर्चा कर रहे थे हम लोग, इसके प्रिंसिपल में जिसको हम लोग लिखते थे V = KL, यानी अगर इसकी लेंथ L ले लें, यानी A से J तक की लेंथ अगर L ले लें, तो इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही पोटेंशियल ड्रॉप हमारा CD पर होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। बात पकड़ में आ गई? बहुत अच्छी बात। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई आखिर ये V कैसे निकालेंगे। तो सपोज करिए जब शुरू में पूरा आपने इसको क्लोज नहीं किया था, जब आपने करंट फ्लो कराई थी गैल्वेनोमीटर में, तो उस समय इसका EMF E था, रेजिस्टेंस बॉक्स का कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, इसको मैं लिख देता हूं R, इसका रेजिस्टेंस रहा होगा, और इस तार का अपना रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कुछ स्मॉल r। तो उस दशा में इस तार का, पूरी तार की बात कर रहा हूं AB का, उसका अपना रेजिस्टेंस रहा होगा। तो V = IR लगाओ, तो I क्या लिख दोगे? I = E R + R। V = IR होता है ना फॉर्मूला, तो V और यहां I निकालना है तो V/R लिखोगे। तो V कितना था? ये EMF जो ये प्रोवाइड कर रहा था, और नेट R कितना रहा? ये खुद का R और इसका अपना R सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो R में ये स्मॉल r, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ना बोले, इस तार का रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर का स्मॉल r, वो इसमें जुड़ जाएगा। तो दैट इज द करंट। ये करंट आपको मिल गई। अब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, K निकालने के चक्कर में है। तो K पूरी वायर का बात करें तो पूरी वायर के लिए ये फॉर्मूला जो पढ़ा था, इसके लिए मैं क्या लिखना चाहिए? पूरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर अपॉन पूरे वायर की लेंथ। ये अगर हम लिख दें तो हमारा K की वैल्यू निकल आएगी, और फिर इस L का निकालना होगा। K निकालने का मतलब क्या था? एक यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो फिर L पर कितना ड्रॉप हो रहा है, उसको खटाक से हम लोग 1 पर ड्रॉप था, तो वो KL करते ही सीधे पोटेंशियल बिटवीन AJ आ जाएगा। दीप कितना है? पोटेंशियल AJ वाला। आप समझ पाए किस डायरेक्शन में बढ़ना है अपने को। अब यहां पर आ जाइए, I की वैल्यू आ गई E/R + R। हमको चाहिए V, क्योंकि लेंथ तो पता ही है। V जानने के लिए क्या लिखते हैं? V = I × R। अब R क्या लोगे? इस तार की बात कर रहे हो, तो इस तार का तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस तो स्मॉल r माने हुए हो ना, तो V = IR लिख दोगे इस तार के लिए, इस तार के लिए AB पोटेंशियोमीटर के वायर की बात कर रहा हूं। अब यहां पर I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू हो गई ER + R × स्मॉल r। ये V निकल आया याला। अब हमको चाहिए K, तो K के लिए खटाक से वैल्यू रख दो V वाली। ये देखिए समझा था, ये हो गई E/R + R × R, और L से डिवाइड कर दो। तो ये देखिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आया जिसकी चर्चा कर रहे थे, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया ना। अब हमें पोटेंशियल क्या निकालना है कि इतना जो वायर था जिसने इसको रोक के रखा था, जो चर्चा यहां की थी, इस पे कितना पोटेंशियल है, क्योंकि वही पोटेंशियल तो CD के बीच में है। तो इस पे पाया जाने वाला पोटेंशियल है, जैसा बताया था, VAJ = KL। L मतलब स्मॉल l, इसकी लेंथ स्मॉल l, और ये कैपिटल L क्या है? पूरे वायर की लेंथ, कैपिटल L पूरे वायर की लेंथ, स्मॉल l AJ की लेंथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो VAJ निकालने के लिए। VAJ ही VCD के बराबर है, और इसकी वैल्यू है दिस × स्मॉल l। तो K की वैल्यू लिखी E/R + R × R L/L, और ये आपका पूरा फॉर्मूला या चीजें निकल आई। अब सारी चीजें इसमें मालूम है। EMF E, आपने जो बैटरी लगाई उसका EMF आपको पता है। कैपिटल R, कितना रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाले हो ये भी आपको पता है। स्मॉल r, इस तार का रेजिस्टेंस कितना है पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था आपने, वो भी पता है। R भी पता है। स्मॉल l, ये रीडिंग मिल जाएगी, स्केल से नाप लेंगे स्मॉल l कितनी है, ये वो पुट कर दोगे। तार कितना लंबा था ये आपको पहले से पता है, वैल्यू डाल दीजिए खटाक से। या अगर मशीन बना रहे हैं तो उसमें ये
ऑलरेडी फीड कर देते हैं, खटाक से रिजल्ट जिसे कंप्यूटर में मिलता है आपको VCD, यानी पोटेंशियल बिटवीन VD, पोटेंशियल बिटवीन CD, आपको खटाक से वैल्यू मिल जाती है और आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल पाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, उस समय गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, नल पॉइंट मिला है यहां, तो उस समय करंट फ्लो नहीं हो रही है इसके अंदर। जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो CD के बीच में एक्यूरेट भी मिलेगा, क्योंकि वो करंट फ्लो होने से उस पर कुछ ड्रॉप नहीं हुआ है। तो ये बड़ी शानदार बात रहती है। तो ये एक तरीका था बहुत ही बढ़िया, जो पोटेंशियोमीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली है। आइए चलते हैं, करते हैं आगे की बात। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे, जैसा बात कर रहे थे कि दो सेल्स के EMFs को कैसे कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर से दो सेल E1 और E2 लगा रखे हैं, इनके EMF को कंपेयर करना है। बहुत ही सरल बात, देखिए कैसे। आपने पहले वाले जो टॉपिक में अभी जो बताया था, आप जान रहे थे कि ये पूरा सर्किट कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किट, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा सर्किट यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपका कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट ये इसलिए कि भाई ये मदद कर रहा है आपका नपाही में, ठीक है साहब। ये E1 E2 लगा दिया और इसका जो पॉजिटिव सिरा है, जो सेल E था, वो A से कनेक्टेड होना चाहिए, और जिन बैटरीज का, जिन सेल्स का EMF आप निकालना चाहते हो, उनका भी पॉजिटिव सिरा इस A से ही कनेक्टेड होना चाहिए, जरूरी है, अदरवाइज नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। इसकी भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग कि क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए इसमें। तो ये सेटअप बन गया, ये प्लस वाला सिरा A से और दूसरा वाला निगेटिव सिरा 1 से, इसका प्लस वाला A से और निगेटिव वाला 2 से, बीच में एक और पॉइंट C टर्मिनल कह लीजिए, उससे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। बस बाकी मेजरिंग स्केल लगी है, सब आप जान पहचान रहे हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको के चालू करते हैं करंट यहां पर, और एडजस्ट कर लेते हैं रियोस्टेट से कि एक स्टेडी करंट हमको मिल जाए, कांस्टेंट करंट मिल जाए, बदलाव ना ले, क्योंकि तभी ये सब वैलिड हो पाएगा। तो रियोस्टेट से अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस है कम ज्यादा करके एडजस्ट कर लेते हैं, करंट की वैल्यू सेम रहे। अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहली बार हम E1 जो सेल है यहां पर बीच में की इंसर्ट कर देते हैं। देखिए इसको इसमें टेढ़ा करके टच नहीं करते लैब में, इनके बीच में कंडक्टर, मान लीजिए दो के बीच में कोई जगह है ऐसी, ये मान लीजिए 1 है और ये 3 है, इसके बीच में ऐसे कंडक्टर की होती है, उसको आप इंसर्ट कर दीजिए, कनेक्शन बन जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगी। तो यहां पर की उसेड़ देते हैं, मोटी सी की होती है, आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा या करेंगे, तो आप डाल देंगे तो 1 और 3 के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है साहब, स्टैब्लिश हो गया कनेक्शन। अब हमने क्या किया, ढूंढना कहां पे नल पॉइंट मिल रहा है, कहां पर वो पॉइंट मिल रहा है जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, कोई करंट शो ना करे। तो वो सपोज करिए J1 पे मिल गया। J1 इज द पॉइंट जहां पर हमको करंट नहीं मिली, नल पॉइंट मिला, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला। तो हम ये जानते थे कि यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं L1 कह दूं, कहां से कहां तक की, J1 तक की, A से, मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं, नहीं काफी गचड़ पचड़ खींच देता हूं इधर, ये आपका जो है ये L1 हो गया फॉर द बैटरी, फॉर द सेल E1। अब आप ये जान चुके थे कि ये जब करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो प्रिंसिपल है कि लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वही तो इस EMF का होगा सेल का, तभी तो करंट नहीं जा रही है। ये तो पिछली बार भी देखा था, वरना करंट जाती। तो इस सेल के EMF के बराबर ही इस वायर का, यानी A से लेके J1 तक का जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा, तभी इसने G ने नहीं शो की करंट। और EMF बराबर क्यों बोल रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में क्यों नहीं आ रहा है इस समय, क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रही है। तो EMF को बोलते ही तब थे कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन देयर इज नो करंट। तो करंट तो है ही नहीं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है AJ1 का, वही EMF है E1 का। तो E1 को आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन AJ1। तो AJ1 क्या आ जाएगा,
आप जानते हैं जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 ये इसके बराबर होता है, वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है जो पोटेंशियल गिरेगा, ड्रॉप होगा। तो K लिखा इनटू L1, ये हो गई वैल्यू, यही इसके बराबर है VAJ1 के, यानी इसको बराबर करो KL1 के। तो E1 इस सरल भाषा में KL1। आ गई बात समझ में, बड़ी अच्छी बात। अब चलते हैं सेल 2 की तरफ। अब जो की गुजेड़ी थी इसमें, उस की को निकाल लो बाहर, डिस्कनेक्शन हो गया, और उस की को उठा के 2-3 के बीच डाल दो। तो जैसे ही 2-3 के बीच डालोगे, ये E2 सर्किट में आ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। जब टच हो जाएंगे तो ये सर्किट में आ गया। अब गैल्वेनोमीटर को यानी जॉकी को आप आगे पीछे करके फिर नल पॉइंट ढूंढ लीजिए, फिर वो पॉइंट ढूंढ लीजिए जहां पर करंट फ्लो नहीं होनी है। मान लीजिए वो पॉइंट मिलता है J2, कोई तो मिलेगा J2, और इसकी लेंथ क्या पकड़ लेते हैं यहां से यहां तक L2, AJ2 को लिख दिया L2। अब जब नल पॉइंट मिला तो वही फंडा सेम कि भाई इसका EMF इस वाले AJ2 के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। तो बड़ी आसान सी बात हो गई कि E2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए VAJ2 के, और VAJ2 किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, और लेंथ कितनी थी L2, जो कि ऊपर से जो स्केल लगा रखी है उससे मेजर कर ली हम लोगों ने। अब ये वैल्यू पुट कर दो KL2, यानी आसानी से लिख सकते हो E2 इज इक्वल टू KL2। ये पहली इक्वेशन हो गई साहब, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, बिल्कुल बढ़िया सरल तरीके से। अब डिवाइड मार दीजिए साहब, क्या आ जाता है। अब ये लिखा KL1 अपॉन KL2, और आप जान ही रहे K कट गया, L1 अपॉन L2। इससे जो नेट फॉर्मूला मिला वो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बस लेंथ के जो मेजरमेंट आया है डिवाइड मार दीजिए, EMF का कंपैरिजन हो गया। इस तरीके से कि कितनी सरल तरीके से आप दो EMF को, सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, और ये क्लैरिटी के साथ जहां जहां सवाल लगेगा लगाते चलेंगे न्यूमेरिकल। अब जरा इसकी बात लगे हाथ समझ लेते हैं कि भाई किन बातों का ध्यान रखना है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या गड़बड़ियां कर सकते हैं जिसकी वजह से इसमें गफलत हो जाए, तो वो समझते हैं। फिर तीसरा इसका जो काम की बात थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सेल का, और सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होती है वो भी समझ लेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं कि प्रिकॉशंस क्या रखने हैं इसके अंदर, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों प्रिकॉशन की बात करेंगे हम लोग कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो उससे पहले एक सेंटेंस जो मैं शुरू में बताना भूल गया, कि पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। ये बड़ा शानदार सेंटेंस लगता है, क्योंकि वोल्टमीटर को चलने के लिए खुद करंट चाहिए होती है, जबकि पोटेंशियोमीटर नल मेथड पे काम करता है, उसमें करंट नहीं होती, इस वजह से एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। चलिए देखते हैं प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में पहली बात, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे उसमें किन बातों का ख्याल रखना है, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कांस्टेंट करंट इन पोटेंशियोमीटर फ्रॉम E। अब ये जो E है, जो सोर्स EMF आप दे रहे हैं, इससे जो करंट निकलेगी या जो आप स्थापित करेंगे यहां पर, वो स्टेडी करंट होनी चाहिए, कांस्टेंट करंट होनी चाहिए, बदलाव वाली करंट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए रियोस्टेट वगैरह है, उससे सेट कर लीजिए पहले करंट। जब आपको 2 एम्पियर 1 एम्पियर जो भी करंट फ्लो करा रहे हैं उतने की मिल जाए बिना बदलाव के, तो एक्सपेरिमेंट आगे परफॉर्म कीजिए। ठीक, बदलेगी करंट तो सिस्टम ही फेल कर जाएगा। आपको मालूम था कि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में करंट की वैल्यू कांस्टेंट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरी बात, जॉकी शुड नॉट बी रब्ड। अभी जो जॉकी लगा हुआ यहां पर, इसको ऐसा नहीं कि तार के ऊपर घिसड़ घिसड़ के चल रहे हैं। भाई ये तार है और ये पॉइंट निडल है जॉकी की, तो ऐसा ना हो कि आप घिसड़ घिसड़ के चल रहे हो, घिस रहे हैं इसके ऊपर, गर्र यहां पहुंचे, गर्र यहां पहुंचे। अगर इसे घिसाई करते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो तार है वो घिस कर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, और जहां क्रॉस सेक्शन एरिया किसी पोर्शन में कम हुआ वहां पर पोटेंशियोमीटर ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। इसलिए आपको घिसड़बाजी नहीं करनी है, आपको यहां पर करनी है। ऐसे नहीं मिले तो उठाया और जॉकी फिर यहां लगाया, नहीं मिला फिर बाजू में लगाया, इस तरह, ना कि घिस 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 घिस, ऐसे घिसिंग नहीं करनी है। समझ पाए होंगे लॉजिक क्या है। आगे की बात करते हैं, करंट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। अब क्या है कि आप पोटेंशियोमीटर में करंट को बहुत ज्यादा समय तक प्रभावित ना करें, फ्लो ना करें,
क्योंकि करंट अगर ज्यादा समय तक फ्लो करेगी तो हीट हो जाएंगे वायर्स, और हीट होने की वजह से उनका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जब रेजिस्टेंस बदलने लगेगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, देन दिस एक्सपेरिमेंट विल नो यूज, कोई भी काम नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि रेजिस्टेंस ही बदल गया, करंट ही बहुत कुछ बदल जाएगा उसके बाद। तो करंट ज्यादा समय तक नहीं। साथ में जो हमारा सोर्स ईएमएफ है, इस सोर्स ईएमएफ का वैल्यू हमारे जिन जिन सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने जा रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है कि जो ईएमएफ ऑफ ई है, ये इसकी वैल्यू ईएमएफ ऑफ E1 से भी ज्यादा हो, E2 से भी ज्यादा हो। ये मत समझ लेना दोनों को मिला के E1 और E2 दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी समझ पाए तब आपको नल पॉइंट मिलेगा बढ़िया से। अब पॉजिटिव टर्मिनल ईएमएफ की जो बैटरी है उसका ए से कनेक्ट होना चाहिए, और इन दोनों बैटरीज का भी पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट होना चाहिए। जीरो एंड ऑफ ए। अगर सबका कनेक्शन ए से नहीं होगा तो इस तार पर आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं फिर, और फिर ढूंढते रहेंगे परेशान कि नल पॉइंट नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबका सब कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल या ए से होना चाहिए, और सारी लेंथ जो आप मेजर्ड करते हैं वो ए से मेजर करेंगे। यहां पर स्केल आपने लगाई रखी है, लगाइए बढ़िया से और रीडिंग लीजिए आप। तो ये देखिए प्रिकॉशंस थे एक्सपेरिमेंट की, ये प्रिकॉशन फॉलो करेंगे तो शानदार तरीके से आप देख पाए कि दो सेल का ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसके तीसरे एप्लीकेशन पर कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं जहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये एक सेल लगा रखा है, देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वो फाइंड करेंगे पोटेंशियोमीटर मेथड से। तो देखिए ये सेटअप है सर्किट, आप देख पा रहे होंगे ये एक रियोस्टेट लगा हुआ है। ये जो ऑक्सिलरी सर्किट है उसका काम इतना है कि स्टेडी करंट हम प्रोवाइड कर पाए इस सर्किट में। जिसका ईएमएफ निकालना था उस सेल को लगाया, इसके बाजू में यानी पैरेलली आपने एक रेजिस्टेंस लगाया R, और यहां पर की लगी है K1। शुरू में ये ओपन रहेगी, मैं दिखाता हूं अभी आपको। फिर निगेटिव वाले को गैल्वेनोमीटर से टच किया, यहां पर रीडिंग फाइंड करेंगे। भाई बाकी सेटअप आप देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, शुरू में रियोस्टेट से मैनेज करके हम एक स्टेडी करंट इसके अंदर शुरू कर देते हैं, कांस्टेंट करंट फ्लो कराना शुरू कर देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो गई। इस की को क्लोज करने के बाद अब हम लोग इस की को ओपन रखते हैं। ये की ओपन है यानी ये रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं है। अब उसके बाद इस जॉकी की मदद से हम लोग नल पॉइंट पता करते हैं। मान लीजिए जब की खुली हुई थी, की क्लोज नहीं थी, उस समय नल पोजीशन J1 पे मिलती है। J1 को मैं बोल देता हूं L1। ये डिस्टेंस कितनी है L1। अब इस समय जब नल पॉइंट मिला तो आप जानते थे कि A से लेकर J1 तक जो वैल्यू है यानी VAJ जो वैल्यू है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 ऐसा, ठीक। अब ये जो पोटेंशियल VAJ1 है यही तो ये ईएमएफ है, क्योंकि ईएमएफ के अंदर तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, मतलब सेल के अंदर तो करंट नहीं फ्लो हो रही है। जब सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं होती तो उसका जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका ईएमएफ होता है। तो इस सिचुएशन में E ही हमारा हो जाएगा VAJ इज इक्वल टू KL1, या सिंपली आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू KL1। एक रिलेशन ये मिल गया। अब हम लोग सेकेंड सिचुएशन में क्या करते हैं, इस K1 वाली की को क्लोज कर देते हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। अब करंट इसके अंदर फ्लो होने लगती है E। अब E में सेल में करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। अब फिर से हम लोग क्या उस समय फिर से क्या करते हैं, यहां पर रिस्टोर की आप चाहें तो वैल्यू बदल भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि नया सेटअप मिल जाए। जो R था पहले जिसके लिए J1 निकाला था उसको R चेंज कर लीजिए आप, और चेंज करने के बाद इसमें R इंट्रोड्यूस करिए और K1 को क्लोज कर दीजिए। जब आप K1 को क्लोज कर देंगे तो इस सेटअप में करंट फ्लो होनी शुरू हो गई, और फिर हम फाइंड करते हैं कि किस जगह हमें नल पॉइंट मिल रहा है। सपोज करिए ये J2 वाली पोजीशन में नल पॉइंट मिला, जिसे मैं L2 बोल देता हूं। अब ये जो AJ2 है यानी पोटेंशियल AJ2, ये AJ1 था,
इसकी तो वैल्यू है KL2, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये J2 की वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। लेकिन ये EMF के बराबर अब नहीं है, ये किसके बराबर है? पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल, क्योंकि सेल में करंट अब फ्लो हो रही है। तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि ये जो सिस्टम है ये पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी या सेल, वो वैल्यू KL2 होगी, ना कि EMF, क्योंकि इस सेल में करंट फ्लो होना शुरू हो गई है। बड़ी अच्छी बात समझ गए होंगे आप। ये इक्वेशन बन गई नंबर 2। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड मार दें E/V तो आ जाएगा KL1/KL2, जिसे आप आराम से लिख सकते हैं L1/L2। तो यहां से रिलेशन मिला EMF अपॉन पोटेंशियल L1/L2। ठीक है साहब, ये रिलेशन तो हमारा आ गया। अभी स्मॉल r तो निकाल ना पाए। अब थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको कि सेल की कहानी, कि सेल में जो सेटअप बना हुआ है इसको अलग से थोड़ा सा देखें। ऐसे में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बाहर वाला R और ये EMF जो लगा हुआ है। इस सेटअप में आप जानते हैं, तो अब इसके अंदर देखिए क्या रिलेशनशिप वैलिड होती है। अगर मैं बात करूं V = IR की, तो V कितना है इसका, E ले लो, तो टोटल सप्लाई किया जा रहा है, और वही एनर्जी कहां जाएगी, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R + R। ये हम बड़े आसानी से जानते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस रिलेशनशिप में I को मैं भगा दूंगा, क्योंकि I कहीं आ ही नहीं रहा है। अब देखिए कैसे भगाते हैं इसको, तो इसको लिख लीजिए E = IR + IR। अब ये जो IR है, ये इस IR का मतलब है करंट जा रही I, तो इसका मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके बीच हुआ है। यही तो मतलब V = IR से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। तो यहां पे वैल्यू रख दो V। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं हम लोग इसमें। अब इस वाली सिचुएशन से रिलेशनशिप मिली थी V = IR, तो अगर मैं I निकालूं तो I को क्या लिख सकता हूं, V/R। यहां से देखो, इस I की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, देखिए बड़े आराम से। तो ये वैल्यू क्या बन गई, V/R × R। ये रिलेशनशिप दिख रहा है ना, इसमें I भगा दिया हमने, I भगा दिया। अब R की वैल्यू निकाल लो, तो ये नीचे थोड़ा यही लिख देता हूं, चलो इसको लिख सकते हो V/R × R = E - V। और स्मॉल r की बात करें तो स्मॉल r को लिखा जा सकता है E - V/V × R। ये देखिए एक वैलिड पॉइंट आ गया जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, दिख रहा है ना आपको। अब यही वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, देखिए R E - V/V × R। ये रिलेशनशिप यहां से लेके आए हैं। अब यहां पर V से डिवाइड मार दो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, E/V - V/V × R। इस तरह से मेंशन कर सकते हो, नोमिनेटर से सेपरेट कर लिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई E/V - 1 × R। और हमको बड़े अच्छे से मालूम है कि E/V की वैल्यू तो L1/L2 थी, यानी स्मॉल r फाइंड करने के लिए यहां पर वैल्यू रख दो L1/L2 - 1 × R, और काम खत्म। कैपिटल R हमें मालूम था कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया है सेल में, जिसका निकालना था। L1 L2 का मेजरमेंट मैं इस स्केल से पता कर ले रहा हूं, और स्मॉल r हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इस मेथड से, पोटेंशियोमीटर मेथड से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आने वाला है। और अच्छी बात है, ध्यान क्या रखिएगा कि L1 वो रीडिंग है जब हमारा ये R इन्वॉल्व नहीं था, है ना। L1 वो रीडिंग है जब ये R नहीं था, जब R आपने डाला है तो रीडिंग जो बनी है वो L2 है, बात खत्म। ये देखिए कंप्लीट हो गया, बड़ा सरल मेथड समझ में आने वाला। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, उसको भी जांच लेते हैं, परख लेते हैं। आइए, तो बच्चों बात करते हैं हम लोग कि सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब। तो सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब है कि सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इट्स हेल्प। मतलब आपको ये मालूम था कि जो पोटेंशियोमीटर वायर थी, ये बीच की बाकी सेटअप लगा हुआ था, लेकिन वायर थी जहां पर आप
गैल्वेनोमीटर को सेटअप लगाने के बाद गैल्वेनोमीटर से जॉकी लगाया करते थे, है ना, ये जॉकी चलता था यहां पर, तो हम लोग इस वायर से ही बैलेंसिंग करते थे। तो कितना छोटे से छोटा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, ये उसकी सेंसिटिवनेस है सरल भाषा में। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि यहां पर हम छोटी दूरी ही शिफ्ट करें जॉकी को और हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फटाक से दिख जाए। तो इस वायर पे हम छोटी सी दूरी चेंज करें तो भी डिफ्लेक्शन को पकड़ पाए। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा आजू बाजू जाते हैं ये डिफ्लेक्ट नहीं करता तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो सेंसिटिवनेस अच्छी नहीं है। तो इस वायर पर हम अगर यहां से यहां बाजू में जाएं, नल पॉइंट यहां मिल रहा है, बाजू में जैसे ही खिसके तुरंत गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करने लगे कि देयर इज ए करंट, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा पोटेंशियोमीटर काफी सेंसिटिव ज्यादा है। ये कैसे सेंसिटिवनेस बढ़ाई जा सकती है? देखिए, सेंसिटिवनेस बढ़ाने के लिए हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है? देखिए, ये भी समझ लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात होती है V/L। अब मोटे तौर पे आप देखें, मान लीजिए आपके पास 1 मीटर तार है, 1 मीटर वायर है, लेंथ है 1 मीटर, और जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट इस पे होगा, मान लीजिए आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहां से यहां तक, अक्रॉस द टर्मिनल आपका घटता है ना पोटेंशियल, तो मान लीजिए 10 वोल्ट आप 1 मीटर पे बांट रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हर खाने पर, अगर मैं इसको और सरल भाषा में कर दूं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर समझाने के लिए, और 100 वोल्ट की चर्चा कर दूं समझाने के लिए, तो आप ये जान पा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर पर आपका 1 वोल्ट है यहां पर, तो 100 सेंटीमीटर पे 100 वोल्ट मिल जाएंगे यहां पे। बहुत अच्छी बात है। यानी 1 सेंटीमीटर की रीडिंग से आप जब दूसरी सेंटीमीटर की रीडिंग पे जाएंगे तो देयर इज ए गैप ऑफ 1 वोल्ट। तो जब आप इसको घुमाएंगे 1 सेंटीमीटर आगे पीछे, तो यहां 1 वोल्ट के डिफरेंस से हरकत शुरू हो जाएगी। अब यही अगर मैं क्या करूं कि ये जो 100 वोल्ट है, इस 100 वोल्ट का रखूं, और समझाने के लिए यहां पर अगर मैं 5 मीटर का तार ले लूं, 500 सेंटीमीटर वायर, तो जब 500 सेंटीमीटर वायर ले लूंगा तो 1 वोल्ट के लिए कितना वायर लगा हमारा? 5 सेंटीमीटर वायर लगा। आप समझिए, 5 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट आया, तभी तो 5 × 100 × 500, यानी 5 सेंटीमीटर तक जब आप चलोगे तब देयर इज ए गैप ऑफ 1 वोल्ट, या 5 से 10 सेंटीमीटर में जाओगे तो आपका हो जाएगा यहां पहुंच के टोटल 2 वोल्ट, यहां से यहां तक का 2 वोल्ट। तो यहां पर आपके फाइन पॉइंट्स और मिल जाएंगे छोटे छोटे, जो भाई 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक में हर सेंटीमीटर पर, इसमें समझिएगा मेरी बात, बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये 5 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है और इसमें कितना वोल्ट आया था? 1 वोल्ट। तो अगर 1 सेंटीमीटर का जिक्र करूं तो 1 सेंटीमीटर पे कितना वोल्ट आ गया? 1/5 वोल्ट। तो यहां पर अब आप 1/5 वोल्ट भी नाप पाएंगे, लेंथ बढ़ा दी आपने, क्योंकि खिसकाना तो आपको लेंथ के हिसाब से है ना, बहुत जरा सा खिसकाएंगे तो ये रीडिंग ही नहीं समझा पाएगा अपनी। तो यहां पर हमने क्या किया, देखिए लेंथ बढ़ा दी, वोल्टेज वही रखा, लेंथ बढ़ा दी, तो पर सेंटीमीटर कितना वोल्ट मिल गया? 1/5 वोल्ट। यानी 1 सेंटीमीटर आपने खिसकाया तो 1/5 वोल्ट की रीडिंग ले पा रहे हैं, दूसरा सेंटीमीटर खिसकाया तो और रीडिंग ले पा रहे हैं, और यहां पर अगर 1 सेंटीमीटर खिसका रहे हैं तो 1 वोल्ट की रीडिंग ले पा रहे हैं। उससे छोटी रीडिंग लेने के लिए मुश्किल चली जाएगी, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो इतना चले, उसके अंदर कहां तक छोटा से छोटा नापेंगे, और यहां 1 सेंटीमीटर पे 1/5 वोल्ट पहले ही नाप चुके हैं, इसका आधा करोगे तो पता लगा और कम नाप पाओगे, कम का मतलब है और सेंसिटिविटी बढ़ा पाओगे। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि अगर हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना है, कम करने का मतलब लेंथ बढ़ानी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने का मतलब पर यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप हो रहा है, तो पर यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू कम करनी है। तो ये देखिए हमने कम कर दी है, यहां पर 1 वोल्ट ड्रॉप था, यहां 1/5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। जितनी कम कर देंगे उतनी बारीकी से हम नाप पाएंगे, उतनी बारीकी से हम इस जॉकी को घुमा पाएंगे और हमारा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट, जरा जरा से पॉइंट पर
मतलब 1 सेंटीमीटर में पता लगा आपको 1/5 वोल्ट 1/10 वोल्ट तक की रीडिंग ले पाएंगे। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अब इसको बढ़ाने के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाना है, इसको बढ़ाने के 2 तरीके। एक तरीका अभी हम लोगों ने देखा कि आप लेंथ को इंक्रीज कर दो, लेंथ को बढ़ा दो। किस लेंथ को बढ़ा दो? जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है इसके बीच का लेंथ बड़ा कर दो, लंबा कर दो। तो लंबा कर दोगे तो ये घटना घटेगी जो मैंने एग्जांपल से बताया, और पोटेंशियल ग्रेडियंट एल बढ़ाने से ड्रॉप कर जाएगा और सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं आप? दूसरा इसमें करंट की वैल्यू को घटाएं, डिक्रीज द करंट। कब ये जरूरत पड़ती है? जब आपका पोटेंशियोमीटर वायर फिक्स्ड लेंथ का हो। मान लीजिए फिक्स्ड लेंथ का पोटेंशियल वायर है, फिक्स्ड लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर है। भाई उस वायर की लेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते, मजबूरी हो गई आपकी। कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप? इसमें करंट की वैल्यू घटा दीजिए। करंट की वैल्यू कैसे घटाएंगे? जो रियोस्टेट आगे लगा था इस रियोस्टेट की मदद से ज्यादा आर प्रोड्यूस कर दो। ज्यादा आर दे दोगे तो V=IR होता है, आई विल बी डिक्रीज्ड। ज्यादा आर बढ़ाया, आई घट जाएगी। तो आर बढ़ा के हम करंट को डिक्रीज कर देते हैं। ये दोनों तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी ऑफ दी पोटेंशियोमीटर इंक्रीज कर देते हैं। तो दैट इज द लॉजिक, क्योंकि जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा हमारा पोटेंशियोमीटर उतनी छोटी से छोटी रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग हम ले पाएंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के डिफरेंस की, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल उसके बाद लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या डिफरेंस होता है? देखिए पोटेंशियोमीटर में हम जानते हैं कि ये ईएमएफ ऑफ द सेल को एकदम एक्यूरेट मेजर करता है, बिल्कुल बहुत अधिक एक्यूरेसी होती है। जबकि वोल्टमीटर में जो ईएमएफ निकालते हैं वो अप्रॉक्सीमेट होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती उसके अंदर। सेकंड क्या है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है जब ये ईएमएफ को मेजर कर रहा होता है तो उस समय ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। नल मेथड पे ना कोई करंट जाती ही नहीं, इसमें करंट जाती है, सम करंट ये ड्रॉ करता है। तीसरा पॉइंट पोटेंशियोमीटर का क्या है कि व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो जब हम लोग ईएमएफ मेजर कर रहे होते हैं तो उस समय इसका रेजिस्टेंस हो जाता है इन्फिनिटी, जबकि हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा तो होता है लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता। हाई रेजिस्टेंस है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है पोटेंशियोमीटर की। सेंसिटिविटी मैंने बताया कि कम से कम पोटेंशियल भी नाप सकता है, ये वोल्ट मीटर बहुत ज्यादा कम पोटेंशियल नहीं नाप सकता। बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी इसकी लो है। नल डिफ्लेक्शन मेथड पे ये बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती, आपने देखी इतनी चर्चा हुई है। जबकि हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। उसमें जो मार्कर पॉइंटर रहता है वो पॉइंटर हिलता है, आपको रीडिंग बताता है, तो वो डिफ्लेक्शन मेथड पे है। दूसरी बात करें तो ये कई पर्पस के लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। जैसे उन्होंने 3 पर्पस देखे, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ईएमएफ को कंपेयर करना 2 सेल के, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। 3 तो उन्होंने पढ़े ही हैं। यहां पर देखिए तो उसका केवल काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का निकालना। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ मानों में ये कमजोर दिखता है, लेकिन सबसे स्ट्रांग चीज इसके साथ क्या है वोल्टमीटर के साथ कि कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है। पॉकेट में आ जाता है, जेब में आ जाता है, जब चाहें तब आप नपाई कर लें। इस वजह से इसका एग्जिस्टेंस भी काफी लॉजिकल है, होना चाहिए, और पोटेंशियोमीटर तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाए और एक ही वीडियो में आपको पूरे का पूरा पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाए। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ये बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है। AB इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ये देखिए डायग्राम में A और B जो है 1 मीटर लंबा वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। मैं लिख देता हूं यहीं पर जैसे समझ में आ जाए। 10 ओम का रेजिस्टेंस है AB। अदर डाटा इज गिवन एज शोन इन द फिगर। सारी डाटा फिगर में दे रखे हैं। निकालना क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB के अलोंग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। फिर लेंथ AO, ये AO लेंथ चाहिए हमको जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो पहली बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर AB के अलोंग निकालना है
तो मुझे लिखना पड़ेगा VAB अपॉन लेंथ AB, K इज टू V/L होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB और लेंथ AB तो 1 मीटर दिया है, इसको 100 सेंटीमीटर जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल AB के अगेंस्ट में कितना है। इस सर्किट को देखो, जो पोटेंशियल मीटर वाला सर्किट है, पोटेंशियोमीटर वाला, इसका EMF 2 वोल्ट है, इसका EMF 2 वोल्ट है, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका 10 ओम है और इसका 15 ओम है। तो टोटल आर कितना हो गया, 15 प्लस 10 यानी 25 ओम। समझ पाए होगे, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 15 25 ओम। तो करंट कितनी आई इसके अंदर, V इज इक्वल टू IR, तो E अपॉन R, तो लिख दोगे 2 अपॉन 25। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से लगता है करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.08। तो 0.08 इसकी वैल्यू आ गई। 0.08 एम्पियर की इसके अंदर करंट जा रही है भाई। अब पोटेंशियल ड्रॉप AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए वैल्यू क्या लिखोगे, I इंटू R। तो I ये रहा और R इसका कितना है, RAB, तो RAB लिख देते हैं, अभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो I रहा 0.08 और RAB कितना रहा, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 0.8 वोल्ट इतना पोटेंशियल ड्रॉप रहा। अब इसमें K में ये वैल्यू लगा दो, VAB निकाल चुके हो 0.8 वोल्ट, और लेंथ कितनी है LAB, 1 मीटर लंबी है, तो 1 से कर दिया डिवाइड, तो ये वैल्यू आ गई 0.8 वोल्ट पर मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने की इच्छा हो जाए आपकी, तो नीचे मीटर की जगह सेंटीमीटर रख देना, और अब इसकी वैल्यू बता पाओगे 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात के हमारा निकल आया, चाहे इसमें किसी में भी आंसर दे दो। अब बात करते हैं लेंथ AO, जहां पे डिफ्लेक्शन 0 मिले। तो डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस AO का इस सेटअप के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए। सेटअप का मतलब है ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है MN लिख देता हूं, इस MN का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो AO के बराबर हो जाएगा। तो हमारा भाई साहब जो है गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आएगा। तो पहले देखते हैं क्या हम MN के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस सर्किट को, ये जो बना हुआ है, इस सर्किट का E दे रखा है, मैं इसको अंडरलाइन ऐसे कर देता हूं। नीचे वाले सर्किट की बात कर रहा हूं, उसके लिए E दे रखा है हमारा 1.5 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस उसके लिए क्या है 1.2 प्लस 0.3, 1.2 प्लस 0.3 सीरीज में है, तो ये बन जाएगा 1.4 ओम का रेजिस्टेंस। तो करंट इन दी सर्किट क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट अपॉन 1.5 ओम, 1 एम्पियर की करंट हो गई। अब इस सर्किट में, अपने सर्किट में, इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है, 1 एम्पियर की करंट है। तो MN के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस वाले 0.3 वाले ओम से निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल MN जो होगा वो कितना होगा, I इंटू R। तो I है 1 एम्पियर और R ले लिया 0.3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.3 वोल्ट। अब 0.3 वोल्ट इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया। अगर यही AO का आ जाए तो नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। तो AO कैसे निकलेगा, मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, यही फाइंड करना था, लेंथ AO। अब AO का डिफरेंस निकालोगे VAO, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, ये होता है AO का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी की वैल्यू बराबर कर लेनी है ये पोटेंशियल डिफरेंस MN के बीच में, यानी 0.3 के बीच में, ये बराबर हो जानी चाहिए। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 डिवाइडेड बाई K। तो K निकाला था, ये देखिए 0.3 वोल्ट है और ये वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो यही वैल्यू रख दो 0.008 और ये निकल आएगा सेंटीमीटर में। अब वैल्यू काट पीट लो, जब सॉल्व करोगे इसको,
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका आ गया कि यहां से 37.5 सेंटीमीटर दूर अगर गैल्वेनोमीटर को आप जॉकी को रखेंगे तो नल पॉइंट अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। दोनों पार्ट थे, पहला आंसर ये निकाला आपने और दूसरा आंसर ये निकाला। इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाता है। अब अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं कि उसमें क्या चीज पूछी गई है। तो बच्चों अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, सरल भी बहुत है, बोर्ड में आया हुआ है। ए लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ। ये पोटेंशियल वायर है ए बी और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लेट कर लेते हैं, लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है k। आगे देखते हैं, द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 connected in the manner shown in the figure obtained at a distance of 120 सेंटीमीटर और दूसरे में 300 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A। फाइंड करना E1 अपॉन E2 और पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1। बड़ी अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए यहां पर सेटअप में ये ऑक्सिलरी सर्किट है, बात छोड़ दीजिए वहां पर। यहां आइए तो देखिए E1 और E2 अपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं। देखिए ये E1 जो है वो ऐसे लगा है और E2 ऐसे लगा है, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं ना। और यहां पर सेम पोलैरिटी में है, यहां पर सेम पोलैरिटी में है। तो यहां पर आपका E1 E2 एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, यानी इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो नेट EMF कितना मिलेगा, E1 माइनस E2। मुझे नहीं भला इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन, इसलिए E1 माइनस E2 लिख लेते हैं, माइनस प्लस देखेंगे क्या आता है। दूसरे केस में बन जाएगा E1 प्लस E2। देखिए इस वाले केस में नेट EMF बना E1 माइनस E2 और इस केस में क्योंकि सेम पोलैरिटी की तरह लगे हुए हैं तो E1 प्लस E2 ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये E1 प्लस E2 के लिए 120 की लेंथ पर नल पॉइंट मिलता है। तो नल पॉइंट मिलता तो AB का कितना पोटेंशियल, यानी यहां जॉकी है तो इतने का कितना पोटेंशियल रहा KL। तो E1 माइनस E2 की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, और लेंथ की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही रख देते हैं अभी। ये E1 माइनस E2 आ गया 120 K। अब K बाद में लिख लो जिससे हमें लिखने में आसानी हो। इसी तरह E1 प्लस E2 बना लो, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, K सेम है उसमें भी, और लेंथ क्या है उसके लिए, इसको L1 कह दो, उसके लिए L2 बोल देते हैं। K आ गया 300 सेंटीमीटर, तो उसको लिख देंगे 300 K पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ। अब इन दोनों को सॉल्व करके E1 E2 निकाल लेते हैं। ये बना इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2E1 ऐड कर दिया और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 300 400 420 के, यानी E1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड कर दो 210 के। ये E1 की वैल्यू हो गई और E1 की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए आप, तो यहां पे पुट कर देते तो E2 कितना आ गया, 300 के में से E1 था 210 के, आप घटा मारो तो कितना आ गया 90 के। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में E1 E2 निकाल लिया है। पहला कहता है E1 अपॉन E2 बताओ, तो बता देंगे। तो ये रहा E1, ये रहा E2। E1 की वैल्यू थी 210 के और E2 की वैल्यू थी 90 की। तो K से K काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 से और कट जाएगा तो 7/3 ये आपका रेशियो आ गया। पहला आंसर, ये पहला आंसर आ गया 7/3। अब इसके बाद कह रहा है कि पोजीशन बताओ नल पॉइंट के लिए E1 के लिए। तो देखिए कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि E1 के लिए नल पॉइंट कहां मिलेगा, जहां E1 की वैल्यू KL3 लिख देता हूं, चलो, जहां इसके लिए लेंथ बराबर बढ़ जाएगी KL3 उसी के बराबर मिल जाएगा। तो E1 देखिए कितना है, तो E1 की वैल्यू हमने निकाली थी 210 के, ये रखा 200 के, ठीक, और ये रखी हमने KL3, K से K कट गया, L3 की वैल्यू कितनी आ गई 210 सेंटीमीटर। तो आपको केवल E1 के लिए 210 सेंटीमीटर A से दूर जाना पड़ेगा,
तो आपको नल पॉइंट अचीव हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। देखिए थोड़ा सा प्यार से देखेंगे तो हर सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आया था, बच्चे कभी कभी सोचते हैं कैसे लगा नहीं लगा, इस तरह से उसको कर सकते हैं। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। तो बच्चे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जो एनसीईआरटी का है। देखिए क्या लिखा है, और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। लिखा है ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम, आर ओम का जो रेजिस्टेंस है ड्रॉस करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर से करंट लेता है। द पोटेंशियोमीटर हैज ए टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट, ये पोटेंशियोमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है ओम। ए वोल्टेज वी इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में जो अपने पोटेंशियल सप्लाई किया है वो वी है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज फेड इनटू द सर्किट when the slide contact is in the middle of the potentiometer, यानी ये मिडिल में है, इन दोनों के बीच में है। और हमको निकालना क्या है कि ये AB पे जो वोल्टेज आ रहा होगा, वोल्टेज फेड लिखा है, यानी हमको VAB फाइंड करना। तो पहले तो हमारी समझ में आना चाहिए कि फाइंड क्या करना है, हमको VAB फाइंड करना है, ठीक है। अब जो डाटा दिया वो पकड़ते हैं और करने की शुरुआत करते हैं। तो पूरे सर्किट की बात करें, क्योंकि ये मिडिल में है भी, तो मिडिल में है, तो ये आर नॉट अगर पूरा था तो इतने हिस्से यानी इसके आधे में कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, तो ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन 2 ए से लेके बी तक। आर ए बी की वैल्यू मैं लिखूं यहां पर तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ है मिडिल में है, ये सेंटर पॉइंट है, आधा इधर आधा उधर, तो आर पूरा था आर नॉट, तो ये कितना बचा आर नॉट बाई 2। अब इसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया है, ये मुझे पॉइंट एक लिख देना चाहिए जिससे पकड़ बनी रहे, आर ए बी सी डी लिख देता हूं। तो यहां पर मुझे लिख देना चाहिए आर ए डी सी, नहीं तो नीचे वाला आर्म आप देख सकते हैं, आर ए डी सी की वैल्यू कर रहा हूं, ये आर नॉट बाई 2 है, और ये जो ए बी वाली वैल्यू है ये आर है। तो इसके पैरेलल में आर ए बी वाली वैल्यू जो नीचे से आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है आर, तो आर टोटल आर बिटवीन ए बी कितना आया, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट मतलब ए बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, ए बी के बीच में नेट लिख देते हैं, या आर ए बी, आप समझ लें इस बात को, वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो R1 R2 ये फॉर्मूला हम जानते हैं, अपॉन R1 प्लस R2 लगा दीजिए। R1 R2 का मतलब है R नॉट अपॉन 2 इंटू R, और फिर R नॉट अपॉन 2 प्लस R। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी नीचे R नॉट प्लस 2R, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी R नॉट। ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, नेट की बात कर रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस रहा किसके, ए बी के बीच में। अब इस पूरे वायर AC के रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, तो अगर मैं RAC की बात करूं इस समय इस सेटअप में सर्किट में, तो RAC में आप क्या देखेंगे कि ये जो लगा इसका इक्विवेलेंट ये था, और साथ में BC वाला सीरीज में है, ये दोनों का नेट इक्विवेलेंट तो ये निकाला ये, और इसके सीरीज में BC लगा हुआ है, तो इन दोनों को R इक्विवेलेंट AB और BC को जोड़ दीजिए आपस में, तो RAC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा रेजिस्टेंस R नॉट अपॉन R नॉट प्लस 2R में आप जोड़ देंगे जो सीरीज में R नॉट अपॉन 2, तो ये जुड़ गई वैल्यू R नॉट अपॉन 2। RAC निकालने के लिए या A से C तक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसके बाद ये वैल्यू RAC आ गई। अब हम करंट इन द सर्किट निकालें, तो I को लिख सकते हो V अपॉन R, V आपने सप्लाई किया था पूरे सर्किट को, और R इक्विवेलेंट जो AC आया, ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप कॉपी कर दीजिएगा, हम लोग ऐसे ब्रैकेट डाल रहे हैं, बार बार नया लिखना पड़े, जगह काफी खाएगा इसलिए छोड़ रहे हैं, इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो VI इक्वल टू V बाई R, I की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो I यहां से चला, VAB निकालना है, तो AB के लिए जो करंट I निकाली है वो तो इसके लिए कॉमन है, तो VAB का मतलब हो जाएगा जो करंट I निकाली है इनटू इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, R नॉट
अपॉन आर नॉट प्लस 2r। ये तो इसका इक्विवेलेंट था AB के बीच का, तो AB के बीच का ये दोनों पैरेलल में थे, उसका इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। करंट I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहा ये, तो I इंटू आर कर दिया। समझ पाए होंगे ये वैल्यू कहाँ की है, आर इक्विवेलेंट इन दोनों का नेट की है। बस अब वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी V अपॉन आर, तो थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा आता दिख रहा है, इसको लिखो V और यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ले लो LCM 2 रहा और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास यहीं करता हूँ, शायद ये फैक्टर कटे तो कटे। तो यहाँ पे वैल्यू अगर लेते हैं तो मैं LCM ले लेता हूँ 2r0 प्लस 2r और यहाँ पर r0 प्लस 2 आता तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r0 प्लस 2 था तो r0 प्लस 2r से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वैल्यू लिखोगे r0 स्क्वायर प्लस 2r0, 2r0। देखिए थोड़ा संभालिएगा, यहाँ पर वैल्यू ओवरलैप सी हो रही हैं। तो ये 2r0 मिलके हो गया 4r0 प्लस r0 का स्क्वायर अपॉन 2r0 प्लस 2r। कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं किया बाकी, ये r की वैल्यू तो यहाँ पे रखी आपने। अब I में था V अपॉन आर, तो V लिखा और ये जो R था ये पूरा ये वैल्यू लिख दो यहाँ पर 4r0 प्लस r0 का स्क्वायर और अपॉन करोगे ये वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी, तो इंटू 2r0 प्लस 2r और साथ में ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई r0 अपॉन r0 प्लस 2r, ये वैल्यू आ गई। अभी r0 अपॉन 2r देखिए कट गया यहाँ पर और यहाँ पे r0 भी कट जाएगा, तो वैल्यू कर देते हैं यहाँ पर निकली 2vr0, नीचे r0 को कॉमन ले लिया तो बचा 4r प्लस r0, ये r0 भी देखिए कट गया, तो ये एक्सप्रेशन क्या आया VAB को लिख सकते हो 2vr अपॉन r0 प्लस 4r, और यही एक्सप्रेशन जो कह रहे थे हम लोगों ने निकाल दिया। अच्छा सवाल है जो आपकी समझ में आना चाहिए, इसको ठंडी दिमाग से जरा एक बार देख लीजिए। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग, तो आइए बच्चों देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। और इसमें बोला है व्हेन ए रेजिस्टेंस, अच्छा पहले मैं याद दिला दूं इसको करने से पहले, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला अभी सेशन में ही पढ़ा है। L1 लेंथ कब थी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं था, और L2 लेंथ कब थी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व था। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कहानी R की, ठीक है साहब। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं अब आप। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड across a cell, its terminal potential difference is balanced by 140 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। जब हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस था, मैं लिख देता हूं R1 5 ओम, तो कितनी लेंथ लगी हमारी 140 सेंटीमीटर। और यही सिचुएशन जब बनी व्हेन रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम हो गया, जब तो हमारी लेंथ जो लगी नल पॉइंट के लिए वो लगी पोटेंशियल डिफरेंस 160 सेंटीमीटर। 2 बार अलग अलग R1 R2 लगा के नापाई की गई है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखिए यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है और ये 2 केसेस हैं, तो मैं यहां क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में इस L को L लिख देता हूं और बाकी को L1 अपॉन L1, जिससे कि हम लोग समझ पाए दोनों केस के लिए, क्योंकि N1 L2 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही होगी। ये L इस समय क्या है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया था तब का L है, और L1 कब का है, पहले वाले का केस, और L2 कब का है, L दूसरे वाले का केस। तो हम ये मान लेते हैं इसमें से कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तो जो लेंथ मिल रही थी वो L थी। इस सिचुएशन से थोड़ा फॉर्मूले को रीवेरीफाइड करते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं
आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आर एल वन अपॉन आर इज इक्वल टू एल माइनस एल वन। ये एक फॉर्मूला सा बन गया हमारा इस केस के लिए। अब मैं वैल्यू लगाता हूं, देखिए आर लिखा, L1 था एक्सटर्नल के साथ में 5 ओम, सॉरी कितने सेंटीमीटर था 140 सेंटीमीटर अपॉन 5 ओम, और लेंथ L अभी मालूम नहीं और L1 का जिक्र करें तो 140 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे, कट पिट जाएगा, चाहे तो आप मीटर में भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली इक्वेशन ये बनती हुई दिख रही है अपने को, आप काट दीजिए 5 2 जा 10 और ये हो गया 28R इज इक्वल टू L माइनस 140, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ तो हमारा है R इंटू यहां पे आ जाएगा L2 सेकंड वाला केस 160 सेंटीमीटर अपॉन 8 ओम इज इक्वल टू L तो वही रहा जब नहीं लगा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहां पे कहां पे नल पॉइंट मिला था 160 सेंटीमीटर पे। 8 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 20, तो ये बना 20R इज इक्वल टू L माइनस 160। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाई पड़ रही है। अब इन दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है, सॉल्व करना है तो आप घटा मारिए पहली में से दूसरी और आंसर आ जाएगा। फर्स्ट माइनस 2 कर देते हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी 28R इज इक्वल टू L माइनस 140 और सेकेंड वाली थी 20R इज इक्वल टू L माइनस 160। सब्सट्रैक्ट करना आपको आता ही है, साइन चेंज कर दीजिए, यहां आ गया 8R, यहाँ L1 LL कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 20 और R की वैल्यू कितनी आ गई 20 अपॉन 8, 4 से डिवाइड मार दीजिए 5 अपॉन 2 ओम, या लिख सकते हैं 2.5 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इस तरीके से सवाल हो जाएगा, देखिए कितने आसानी से कर सकते हैं आप। तो इस पूरे वीडियो में पूरी वन शॉट में आपने पूरी चीज सीख ली है कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या क्या यूसेज है, वो यूसेज कैसे करते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन, और अंत में जाते हुए वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस और 4 न्यूमेरिकल। इतनी चीजें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपका एक सवाल गलत नहीं हो सकता, ये वादा है मेरा आपका। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।